बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर उनका पेपर 2 का सिलेबस अभी खत्म ही नहीं हुआ है और फेस 1 बहुत ज़्यादा पास में है, तो क्या उन्हें अभी सिलेबस कवर करना बंद कर देना चाहिए या फिर उन्हें अपनी प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करना चाहिए कि फेस 1 क्लियर हो जाए अभी के लिए। तो मैं सेकंड ऑप्शन आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको अपनी प्रिपरेशन जो भी आपने कर ली है उसको इस तरह से कंसोलिडेट करो, इस तरह से स्ट्रेटेजाइज करो कि आपका फेस 1 क्लियर हो जाए एटलीस्ट अभी के लिए। फेस 2 के बारे में हम बाद में सोच सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फेस 1 ही क्लियर नहीं होगा तो आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। तो अभी आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका फेस 1 क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा थमना है, अभी रुकना है। अगर आपका सिलेबस नहीं भी हुआ है पेपर 2 का तो भी आप फेस 1 क्लियर कर सकते हो। कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पेपर 1 की अगर बात करूं मैं, तो उन्होंने पेपर 1 शुरू ही नहीं किया या फिर शुरू किया है तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि पूरा खत्म कैसे करें। तो मैं कहूँगा पूरा खत्म करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेटेजाइज करो चीज़ें। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं पेपर 1 और पेपर 2 के, वो तो हम बाद में बात करेंगे किसी और वीडियो में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अटेम्प्ट करोगे। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पेपर 1 भी थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर है या कुछ भी प्रिपेयर नहीं है या सब कुछ ही प्रिपेयर है। सबके लिए ये वीडियो है कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है कि एटलीस्ट आपका फेस 1 क्लियर हो जाए। फिर हम फेस 2 में सोचेंगे कि पेपर 2 के सब्जेक्ट्स को कैसे रिवीजन करना है। ठीक है, चलो अटेम्प्ट की बात करता हूँ मैं अगर आपसे। तो फेस 1 का स्ट्रक्चर समझो पहले कि फेस 1 में आपको दो पेपर्स मिलेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके पास जनरल अवेयरनेस भी है, इंग्लिश लैंग्वेज भी है, क्वांट्स भी है, टेस्ट ऑफ रीजनिंग भी है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि कोई आपके सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, कोई भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। सेक्शनल टाइमिंग ना होने की वजह से आप क्या, आपको फ़ायदा ये मिल रहा है कि आप इन सारे के सारे जो कंपोनेंट्स है इसमें आप शफल कर सकते हो। पहले आप इंग्लिश कर सकते हो, फिर रीजनिंग कर सकते हो, फिर जीए कर सकते हो, फिर क्वांट्स कर सकते हो, या पहले रीजनिंग कर सकते हो या पहले जीए कर सकते हो। टोटल टाइम आपको 60 मिनट्स मिल रहा है। और एक और चीज़ अच्छी है कि इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है। मतलब अगर आप टेस्ट ऑफ रीजनिंग की 20 में से 20 सही कर लो, अगर आप, ये एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है, तो अराउंड 24-25 मार्क्स आपके ऐसे ही आ जाएंगे। और बचे हुए 4 क्वेश्चन कहीं और से सही कर लो। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका इस तरह से भी अगर आप करते हो तो भी आपका क्लियर है। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपको अटेम्प्ट ही करने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको अटेम्प्ट करना कैसे है उसकी बात करते हैं अभी। अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वो एरिया उठाओगे, वो सब्जेक्ट उठाओगे जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। एग्जाम्पल, और क्यों ऐसा है, मान लो आपका रीजनिंग है स्ट्रॉन्गेस्ट, आप पहले रीजनिंग उठाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है वहां आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश करो पहले, क्योंकि वहां आप मैक्सिमम टाइम देके मैक्सिमम क्वेश्चन सही एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, जो आपको स्कोर आपका बूस्ट करेगा, स्कोर आपका बढ़ा देगा। ठीक है, तो पहले अगर रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग करो, इसमें ज़्यादा टाइम लगाओ। अगर आपका क्वांट्स बहुत वीक है, सबसे ज़्यादा वीक है क्वांट्स में, मॉक्स में आप एक हाथ ही क्वेश्चन कर पा रहे हो, क्वांट्स लास्ट में करो ना, क्योंकि क्वांट्स के सारे क्वेश्चन पढ़ के फायदा क्या, टाइम ही वेस्ट होगा आपका। अगर आप क्वांट्स के क्वेश्चन नहीं भी पढ़ पाओगे तो भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने रीजनिंग कर लिया, इंग्लिश कर लिया, जीए कर लिया, इसी से क्वालिफाई कर जाओगे। 24 क्वेश्चन नेट आपको सॉल्व करने हैं, नेट। मतलब अगर एक भी गलत नहीं है आपका, 24 सही है, तो आप 30 मार्क्स ले आओगे पेपर 1 में। ठीक है, 24 इंटू 1.25 करोगे 30 आएगा। ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24 करना है, अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे 35, क्योंकि मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। अगर कुछ गलत भी हो गया उसका मार्जिन भी लेना पड़ेगा ना, उसकी भी नेगेटिव मार्किंग होगी। 35 को अटेम्प्ट आपको करने पड़ेंगे, 33 to 35 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे टू बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको सेगमेंट आता है उसको अटेम्प्ट करना, उसमें टाइम लगा के उसको सॉल्व करना। फिर जो उससे कम स्ट्रांग है उसको करना, फिर उससे जो कम स्ट्रांग है उसको करना, लास्ट में जो आपका वीक एरिया है उसको अटेम्प्ट करना। क्योंकि उसके लिए टाइम नहीं भी बचेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका टाइम नहीं भी बचा अगर उसको करने के लिए तो आपको पता है आपका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वहां तो आप वैसे भी कम स्कोर करने वाले थे, वहां आपको ज्यादा क्वेश्चन आने नहीं वाले थे। एग्जाम्पल, आपका क्वांट्स मान लो बहुत वीक है, क्वांट्स बहुत वीक है मान लो, क्वांट्स को लास्ट में करना, क्वांट्स के लिए टाइम नहीं भी बचा, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट्स में ज्यादा टाइम लगता है, आपको पता होगा, क्योंकि वहां पे सॉल्व करना पड़ता है। अगर रीजनिंग अच्छी, रीजनिंग पहले कर लो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी, इंग्लिश पहले करो। जीए अगर कम टाइम लगता है, जीए में क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। अगर जीए पढ़ के जा रहे हो तो जीए करो। कुछ लोग जीए लास्ट में करते हैं क्योंकि उनको जीए का कुछ नहीं आता है,
कुछ पढ़ के नहीं गए होते हैं, खाली फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ के गए होते हैं, उनको अवार्ड्स बुक्स डेज से नहीं मतलब होता है। अगर आप उनमें से हो तो जीए लास्ट में करना, यहीं पे अटेम्प्ट कर लेना 30 क्वेश्चन, हो सकते हैं, आराम से हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश में, इंग्लिश अच्छी होती है बहुत लोगों की, तो 20 में से 15 तो वो यहीं से ही कर लेते हैं। बाकी बचे कितने, 9-10 क्वेश्चन, या चलो 15 क्वेश्चन और सही करने हैं, तो बाकी 60 में से 15 क्वेश्चन आपको करना आसान हो जाएगा आपके लिए। इस तरह से आपको टारगेट करना है 35। देखो मैं आपके लिए चार्ट भी ले आया हूँ। अगर मान लो आपने 35 अटेम्प्ट किए पेपर 1 में, तो करेक्ट अगर मैं स्कोर गिनूँ तो 1.25 के हिसाब से आपके 37.5 मार्क्स बनते हैं। अगर 5 में इनकरेक्ट लेता हूँ तो 30 करेक्ट के हिसाब से 37.5 बनते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 0.3125 है, तो आपके 1.5 होता है नेगेटिव मार्किंग। ओवरऑल आपका नेट स्कोर पेपर 1 में आ जाएगा अराउंड 35, जो कि है, आप कट ऑफ के पार चले गए हो पेपर 1 में 30, क्योंकि कट ऑफ थी 30 क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसी तरह अगर आपने 40 अटेम्प्ट किए और मान लेता हूँ कि 10 इनकरेक्ट कर दिया आपने, तो भी आप सेफ साइड पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपके 34.375 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको करना है, इतना टारगेट लेके चलना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है कि नहीं मेरे को 80 में से 50-60 करने हैं, क्या करोगे इतना करके। ठीक है, इतना करने की जरूरत भी नहीं है, और इतना करके भी आपको ऐसा नहीं है कि ये पेपर 2 में आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी क्यूआरई थोड़ी वीक है, वो जीए पढ़ लेना। अगर आपका क्यूआरई आपको लगता है कि सॉल्व कर सकते हो आप, तो इसके आप मॉक्स और इसके क्वेश्चन देना क्यूआरई के, तो आप जीए थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस छोड़ के। फाइनेंशियल अवेयरनेस तो कर लेना बस। अगर आपको जीए बिल्कुल नहीं करनी है तो लास्ट के 3 महीने की फाइनेंशियल अवेयरनेस तो जरूर से कर लेना। ठीक है, अभी मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं दे दूंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो आपके 50 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स के हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। इसका मतलब है आपको क्या करना है, यहाँ टारगेट करना पड़ेगा 25 क्वेश्चन एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 25 क्वेश्चन टारगेट करना, क्योंकि 25 क्वेश्चन करोगे, अगर 5 क्वेश्चन आपके गलत भी हैं तब भी आप सेफ साइड में हो जाओगे। ठीक है, तो अगर आपके मान लो 25 क्वेश्चन आपने किए, फॉर एग्जाम्पल 25 क्वेश्चन किए, और अगर सारे के सारे सही किए तो 50 नंबर यहाँ आ गए, और जो ऊपर थे आपके 35 नंबर आ ही रहे थे, यहाँ पे ऊपर 35 नंबर आए थे ना, तो आपके ओवरऑल 85 आ गए, और आपको कट ऑफ के लिए कितने चाहिए थे, 80 चाहिए थे, तो आप पार कर जाओगे। इसका मतलब है अगर कुछ मार्जिन लेके चलूँ मैं, कुछ अगर मार्जिन लेके चलूँ तो आप 25 to 30 लेके चलना। अगर 5 क्वेश्चन गलत भी हो गए आप, तब भी आप सेफ साइड पे रहोगे। चलो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर आपने मान लो 25 क्वेश्चन भी किए, ठीक है, 25 क्वेश्चन किए आपने, इसमें से मान लो 5 गलत है, देखो 5 गलत है फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो आप फेल हो जाओगे। 5 गलत नहीं करने अगर आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो। अगर आप 30 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप 5 क्वेश्चन गलत करना अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर 25 करके आपने 5 गलत कर दिए, फिर तो आपका पेपर 2 ही क्लियर नहीं होगा। पेपर 2 में 40% चाहिए कट ऑफ, मतलब कि 100 में से 40 मार्क्स लाने हैं। तो 20, अगर 25 में से अगर 5 रॉन्ग कर दिए तो आप 20 × 2 करोगे, कितना आएगा, 40 आएगा, फिर नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, तो आप वैसे ही बाहर हो जाओगे। ठीक है, पेपर 2 भी इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, पेपर 1 भी इंडिविजुअली क्वालिफाई करना है, तो इसमें जो सेफ आपकी जो अटेम्प्ट रहेंगे वो 25 to 30 रहेगा। अगर 25 की हो तो आपकी जो इनएक्यूरेट क्वेश्चन है, जो गलत हैं, वो 2 या 3 से ज़्यादा मत करना। मान लो आपने 3 गलत कर दिए तो आपने 22 सही किए, तो आपके 44 मार्क्स हो गए पेपर 2 में, तो आप क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव माइनस करके भी 40 के ऊपर ही हो तो आप पार कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कितनी है इसमें, 0.5 है, 1/4 होती है ना, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो 0.5 है। ठीक है, तो 1.5 नंबर कटेंगे आपके, 1.5 नंबर कटेंगे, फिर भी आप पार कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, इसके बाद अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन करते हो तो थोड़ा और भी गलत करने का स्कोप आपके पास है, बट आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि 25 to 30 है, और आपको जो गलत करने हैं वो ज़्यादा गलत मत करना। आप 3 से 5 क्वेश्चन ही गलत कर सकते हो बस। अगर 25 अटेम्प्ट किए तो 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आपको अगर अटेम्प्ट बढ़ाने हैं तो उसके लिए एक तरीका आपको बता देता हूँ कि क्या करना है आपको, कैसे अटेम्प्ट करने हैं अगर आपको अटेम्प्ट बढ़ाने हैं तो। मैंने आपको सेफ अटेम्प्ट तो बता दी है, पेपर 2 में 25 to 30 है, और पेपर 1 में आपका मैंने यही बता दिया 35 तक अटेम्प्ट आपका सेफ है। मतलब अगर आपको अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर एकदम मझधार में बीच में हो, तो इतना करके आप फेस 1 तो क्लियर कर लोगे, फिर फेस 2 का देखेंगे बाद में। अब आप कहोगे कि सर नहीं हमसे अटेम्प्ट हो ही नहीं रहे इतने मॉक टेस्ट में, तो कैसे करना है, देखो बात समझो। सबसे पहले जब पेपर अटेम्प्ट करोगे, मान लो पेपर 1 की ही बात करूं मैं, जो आपको शॉर्ट शॉट आते होंगे क्वेश्चंस, पहले तो उनको अटेम्प्ट कर लेना।
उनको अटेम्प्ट करते टाइम पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। मतलब 5 ऑप्शन में से 3 आपने एलिमिनेट कर दिए होंगे, 2 ऑप्शन आपके पास बचे होंगे। ऐसे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेना। वॉयलेट कलर का ऑप्शन होता है, किसी भी कलर का हो, रिव्यू करने का ऑप्शन होता है, मार्क्ड फॉर रिव्यू। उन क्वेश्चन को रिव्यू के लिए मार्क कर लेना। जब पूरा पेपर हो जाएगा आपका, पेपर उनके सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे और नंबर ऑफ जो आपके अटेम्प्ट्स हैं, जो श्योर अटेम्प्ट्स हैं, वो आपके हो गए सारे के सारे, जो आपको श्योर शॉट आते थे, ठीक है। और आपको अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने हैं तो इन क्वेश्चन पे दोबारा जाओगे। इसको आपने रिव्यू किया है, मार्किंग की थी रिव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शंस के बीच में आपको कंफ्यूजन था। इन क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ोगे। अब हो सकता है जो दोबारा पढ़ते टाइम पे आपको एक सही आंसर इसका मिल जाए, क्योंकि आपको बहुत सारी रिकॉलिंग, बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट की रिकॉलिंग हो चुकी है। जब दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं तो हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट दोबारा अच्छे से याद आ जाए। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आते हो तब याद आता होगा, अरे इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो ये था, इस क्वेश्चन का आंसर तो ये होना चाहिए था। इसीलिए रिव्यू फॉर मार्क आपको ऑप्शन दिया रहता है। अगर आपने कभी यूज नहीं किया तो इसको यूज करके देखना। मैंने यूज किया था जब मैं अपने टाइम पे प्रिपरेशन करता था, तो मेरे बहुत काम आया था ये। जिन एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किया, जहाँ पे मैंने सिलेक्शन लिया था, वहाँ पे बहुत काम आया था ये रिव्यू फॉर मार्क फॉर रिव्यू वाला ऑप्शन। ठीक है, ऐसा करना। तो इससे आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे। अच्छा, इसको मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सेकेंड वाला एक बार पेपर पढ़ने के बाद ही जाना, इसीलिए क्योंकि आपकी एक्टिव रिकॉलिंग हो गई होगी उस टाइम तक। हो सकता है आपको करेक्ट आंसर मिल जाए, इसमें याद आ जाए। अगर नहीं भी मिल रहा है तो भी अगर आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं कन्फ्यूजन के, बाकी सारे कंफर्म हैं, एलिमिनेटेड हैं, तो भी आप इसको टिक करना। भले ही आपको कंफर्म आंसर याद हो नहीं रहा होगा, याद नहीं आ रहा होगा, तब भी इसको अटेम्प्ट कर लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। 50% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर सही हो, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर गलत हो। तो अगर आप 5 क्वेश्चंस की भी ऐसे टिक करते हो, ठीक है, तो आपके एक क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 96% है। ये मैथमेटिक्स है, सीधे सीधे 31/32 करोगे। अब मैं आपको क्वांट्स नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैथमेटिकल है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन 5 में से आपका सही हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी 31/32 है, मतलब 96% प्रोबेबिलिटी है इस चीज की। इन पांचों में से आपका एक क्वेश्चन तो जरूर सही होगा। अगर आपने 3 एलिमिनेट कर दिए हैं हर क्वेश्चन में और सिर्फ 2 में कंफ्यूजन है, तो 96% चांस है कि एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही होगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन भी सही हो गया तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन में जो आपको नेगेटिव मिल रही है उसको सेट ऑफ कर देगा, उसको कैंसिल कर देगा आपका एक क्वेश्चन जो आपने सही किया था। अगर आपकी गलती से 2 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा 1.25 मार्क्स का पहले वाले पेपर में, और सेकंड पेपर में तो 2 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो फायदा ही है, ठीक है। लेकिन ऐसा मत करना कि पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही रीडिंग में जहां 2 पे कंफ्यूजन हो रही होगी वहां पे टिक मत करना, उसको रिव्यू कर लेना मार्क के लिए। क्योंकि जब सेकंड टाइम जब आओगे तो ज्यादा माइंड आपका बहुत सारी रिकॉलिंग कॉन्सेप्ट की कर चुका होगा, तो ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, जिसको आपने रिव्यू के लिए मार्क किया होगा उसकी बात कर रहा हूँ बस। ठीक, चलो अब बात करते हैं। पेपर 2 की बात कर ली हमने, हाँ तो सारी बातें हो ही चुकी हैं। अब क्या बात करते हैं, तो पेपर 1 का आपको मैंने सेफ अटेम्प्ट बता दिया है, पेपर 2 के सेफ अटेम्प्ट बता दिए हैं। हाँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है रिवीजन के लिए, उसकी लिस्ट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको दे दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता देना। वो मैं आपको दे दूंगा कि फेस 1 में कौन से मस्ट डू टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं फेस 1 क्लियर करने के लिए। ठीक है, चलो अगर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलोगे तो मैं अगली वीडियो जरूर लाऊंगा। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।